दोस्तों, ये कहानी काफ़ी ही असंभव सी लगती है, पर जहाँ तक बात करें कविता की, जो कि मेरे ऑफिस में काम करने वाली एक मित्र सहेली है। अगर कविता के बातों पर विश्वास किया जाए तो इस घटना को लगभग 1 साल बीत चुका है। कविता के बताए अनुसार उसकी सहेलियाँ पिंकी, हेमा, बबीता उन चारों ने सोचा कि आपस में बैठकर बातें की जाए, क्योंकि उन्हें आपस में मिले 3 साल बीत चुके थे। तो उन्होंने एक ऐसी जगह चुनी जो हाईवे पर जंगल की तरफ थी, जो कि एक काफ़ी पुराना ढाबा था जहाँ पे वह अक्सर मिला करते थे। जैसे तय हुआ वैसे ही चारों सहेलियाँ उस जगह पर अपने ऑफिस से सीधे वहाँ पर पहुँची। वो लोग आपस में मिलकर काफ़ी खुश थे। वो दिन कुछ अलग ही था, क्योंकि उन चारों सहेलियों ने दिल खोलकर बातें की अपने जीवन के अनुभव के बारे में। और ऐसे बातें करते करते कब रात के 12 बज गए उन्हें पता ही नहीं चला। फिर अचानक काफ़ी तेज बारिश शुरू हुई। कविता का घर उस ढाबे से काफ़ी दूर होने की वजह से उसे जल्दी घर निकलना पड़ा। वो अपने सहेली से हंसी खुशी विदाई लेते हुए अपने कार से घर की ओर निकल पड़ी। उसे वहां से निकलकर 15 मिनट हुए थे, तो उसने सोचा सुनसान सड़क पर गाड़ी चलाते हुए रेडियो सुना जाए। गाड़ी चलाते हुए उसने रेडियो शुरू किया, तो रेडियो कोई भी चैनल पकड़ ही नहीं रहा था। रेडियो से घर घर की अजीब सी आवाज़ आने लगी, तो उसने रेडियो बंद करना ही बेहतर समझा। और जैसे ही उसकी नज़र रोड से हटकर रेडियो पर पड़ी, तो उसे ऐसे दिखा कि सड़क के बीचों बीच एक व्यक्ति खड़ा है। उस व्यक्ति को अपने गाड़ी से टकराने से बचाने के लिए कविता ने जोरों से ब्रेक मारा, तो कविता की गाड़ी रोड से घिसते हुए पेड़ से टकराने से बच गई और एक जगह पर रुक गई। और कविता घबराते हुए गाड़ी से बाहर ये देखने के लिए निकली कि उस व्यक्ति को कोई चोट तो नहीं आई। पर जैसे ही उसकी नज़र सड़क पर पड़ी तो वो अचंभित रह गई, क्योंकि उस सुनसान सड़क पर वह व्यक्ति था ही नहीं, ना ही कोई कार के टायर के घिसने के निशान थे। सुनसान सड़क को देखकर कविता काफ़ी घबरा गई और जल्दी अपने गाड़ी में बैठकर घर के ओर बढ़ गई। पर वह व्यक्ति का वो नज़ारा बार बार याद करके कविता घबरा रही थी। और जैसे ही वह घर पहुंची तो उसे उन तीनों सहेलियों में से एक सहेली बबीता का कॉल आया और उसने कविता से घबराते हुए पूछा कि तुम सही सलामत घर पहुंच गई क्या? तो कविता ने हाँ में जवाब देते हुए बबीता की घबराहट की वजह पूछी। तो बिल्कुल वही व्यक्ति का किस्सा बबीता ने भी दोहराया। तो फिर उन दोनों ने बाकी दोनों सहेलियाँ पिंकी और हेमा को कॉल कॉन्फ्रेंस में लिया। फिर वो दोनों सहेलियों ने भी वह व्यक्ति का किस्सा दोहराया। फिर वह चारों काफ़ी घबरा गई और उन्होंने रात को इस बारे में बात करने के बजाय दूसरे दिन उसी ढाबे में मिलकर बात करने का फैसला लिया। पर कविता रात भर काफ़ी घबराई हुई और परेशान थी और सुबह होने का इंतजार कर रही थी। और जैसे ही सुबह हुई तो वो अपने कार से उस ढाबे पर पहुंची और वहाँ का नज़ारा देखकर वह काफ़ी घबरा गई, क्योंकि वह ढाबा पूरी तरह खंडर में तब्दील हो चुका था। पर कविता को अपने आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि कल ही रात की बात है, कविता ने अपने सहेलियों के साथ बैठकर यह खाना खाया था। फिर काफ़ी देर इंतजार करने के बाद उसने अपने सहेलियों को फ़ोन लगाने की कोशिश करी, पर तीनों का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। कविता और भी ज़्यादा परेशान हो गई। फिर नज़दीक उसे हाईवे से जा रहे एक व्यक्ति को पूछा कि इस ढाबे के साथ क्या हुआ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि यह ढाबा 1 साल पहले ही जलकर खाक हो गया था और उस हादसे में होटल के मालिक और वेटर की मौत हो गई थी। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि बहन, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, क्योंकि मुझे हाईवे पर थोड़ा आगे जाना है। कल रात में इस हाईवे पर एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें 3 लड़कियों की मौत हो गई। यह सुनकर कविता और भी ज़्यादा घबरा गई
और उस हादसे की जगह पहुंची तो उसने देखी कि उसकी तीनों सहेलियों की गाड़ी अलग अलग पेड़ों से टकराई हुई है और तीनों सहेलियों की लाशें उनकी गाड़ियों के पास रखी गई है। यह देखकर कविता बेहोशी हो गई है। जब उसे होश आया तो वह सोचने लगी, यह कैसे संभव है, क्योंकि रात को ही उसकी सहेलियों से बात हुई थी। और दोस्तों, आप भी अचंभित रह गए होंगे कि यह कैसे संभव है, क्योंकि जिस ढाबे में बैठकर कल रात को कविता और उसकी सहेलियों ने खाना खाया था, 1 साल पहले ही जलकर खाक हो चुका है। और जिस सहेलियों से उसकी कल रात को ही बात हो चुकी थी, तो उनकी मौत कैसे हो गई? और चारों सहेलियों की गाड़ी के सामने आने वाला वो व्यक्ति कौन था? ये जानने के लिए आपको अगले भाग का इंतजार करना होगा। अगर आपको अगला भाग देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि इस कहानी की नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।